You all have seen lightning, but have you ever thought that how is it possible for an air to conduct electric charges despite being an insulator? So most of the student right now, Very good question. But your question hurt me. It's paining me. सर आपने तो एक लेवल ज्यादा पूछ लिया। हमें तो लगता था वुड, प्लास्टिक, रबर ये इंसुलेटर होते, ये साली एयर भी इंसुलेटर होती है, ये तो आज पहली बार पता लगा। पर चलो अब पता लग गया है कि एयर एक इंसुलेटर का ही टाइप है। तो इंसुलेटर होने के बावजूद क्यों लाइटनिंग क्लाउड से अर्थ पे स्ट्राइक करती है? क्योंकि इंसुलेटर की प्रॉपर्टी तो बोलती है कि चार्जेस उसके अंदर ट्रैवल नहीं कर सकते, उसके बावजूद चार्जेस ट्रैवल करके ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है। तो एक ये पॉइंट आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग विच आई हैव टू डिस्कस, द टर्म औकात। औकात औकात औकात। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बे क्या बक रहा है ये। नहीं, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो उसमें ये वर्ड की बात की थी कि हम पोटेंशियल का कंसेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं, एक कंडक्टर की चार्ज स्टोर करने की औकात को समझने के लिए। तो क्वेश्चन आता है, क्या हर कंडक्टर की ये औकात सेम होती है या अलग होती है? और अगर अलग होती है तो ये किस पर डिपेंड करती है? तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को भी कवर करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक नेम्ड एज लिमिट ऑफ चार्जिंग। अब आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने एक कंडक्टर बना रखा है। ये कंडक्टर के ऊपर अगर मैं चार्जेस किसी सोर्स की हेल्प से भेजना स्टार्ट करूं, तो लेट्स से मैंने इसके ऊपर चार्जेस भेजना स्टार्ट कर दिया, तो चार्जेस इसकी सरफेस पे रिसाइड करने स्टार्ट हो जाते हैं और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे सभी जगह पर। तो आप देख सकते हो कि यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि ये चार्जेस को ये कंडक्टर इतना पसंद है कि वो उसकी सरफेस पे बैठना पसंद करते हैं। क्यों ये उठकर यहां से यहां बाहर एयर में नहीं जा रहे हैं? तो आंसर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एयर क्या है, एक इंसुलेटर, और इंसुलेटर अपने अंदर चार्जेस के मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है। इस वजह से ये सभी चार्जेस इस कंडक्टर की सरफेस पे ही चुपचाप बैठे हुए हैं, भले ही उनकी इच्छा हो या ना हो। बट साथ ही साथ आप देख सकते हो कि जब मैं ये चार्जेस बढ़ा रहा हूं इस कंडक्टर पे, मैं जैसे जैसे चार्जेस इसके ऊपर इंक्रीज करता जाऊंगा, क्या इस कंडक्टर के अराउंड वाले रीजन में पोटेंशियल बढ़ेगा? यस, बिकॉज पोटेंशियल का फॉर्मूला तो होता है Kc Q by R। नाउ एज चार्ज इंक्रीजेस पोटेंशियल ऑल्सो इंक्रीजेस। अब अगर पोटेंशियल इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया तो एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा था कि सर E जो होता है वो माइनस dV बाय dr होता है। तो अगर आजू बाजू के सराउंडिंग के रीजन में पोटेंशियल बढ़ रहा है तो डेफिनेटली और कौन बढ़ रही होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे, यार बड़े तो बड़े, मुझे क्या, पोटेंशियल बढ़ रहा है चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही चलेगा। बट इसी में कंसेप्ट छुपा है। आपको ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब बढ़ती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर अगर कोई और चार्ज आया तो वो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर देता है। अब आप देख सकते हो कि जब तक चार्ज नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तब तक कोई फोर्स कोई भी एक्सपीरियंस नहीं कर रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। बट अगर चार्ज आ जाए फील्ड के अंदर तब तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यस, तो यहां पे आता है सर चार्ज दिख तो नहीं रहा है आजू बाजू में, ये चार्जेस की तो फील्ड है और एक्स्ट्रा कई चार्ज दिख नहीं रहा है, तो कौन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? तो मैं बोलूंगा अपनी मन की आंखों से देखो, ये वाला जो कंडक्टर है वो उसके आजू बाजू का रीजन कौन सा है? एयर। और एयर के अंदर क्या एटम प्रेजेंट होते हैं? हाँ होते हैं। क्या एटम के अंदर चार्जेस प्रेजेंट होते हैं? यस होते हैं। तो क्या अब वो चार्जेस इस कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से
फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे होंगे? यस, कर रहे होंगे। उसी का डायग्राम मैंने आपको नीचे बना के दिया है कि यहां पर आप देख सकते हो एक एटम का मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बनाया। एटम के सेंटर पे होता है न्यूक्लियस और आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में घूम रहे होते हैं। अब जब ऐसे एटम तो आजू बाजू में बहुत सारे प्रेजेंट होंगे, बिलियंस ट्रिलियंस में। अगर मैं उन सभी एटम की बात करूं जो इस कंडक्टर के बड़े नजदीक नजदीक में है, तो इस कंडक्टर की जो फील्ड है, उस फील्ड की वजह से क्या इन एयर के एटम्स के इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा? यस, ये फील्ड इन इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती बाहर खींचने का ट्राई करेगी, बट इनिशियली इलेक्ट्रॉन जाएंगे नहीं। आप गैस कर सकते हो क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस ने अपनी तरफ पकड़ के रखा हुआ है, रोक के रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फोर्सेस की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। बट एक फोर्स तो न्यूक्लियस लगा रहा है इन पर, और एक फोर्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी जो होगी वो लगा रही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इनको बाहर निकालना चाहती है, न्यूक्लियस का फोर्स इन्हें अंदर रखना चाहता है। बट अल्टीमेटली जैसे जैसे आप चार्जेस बढ़ा रहे हो, फील्ड भी तो बढ़ रही है। तो हो सकता है पहले की फील्ड इतनी स्ट्रांग नहीं थी तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया, बट अगर फील्ड स्ट्रांग हो गई और उसकी वजह से इन पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स अगर इसके फोर्स से स्ट्रांग हो गया तो अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन पॉप आउट होके बाहर आ जाएगा। अब साला जब ये बाहर आएगा तब क्या होगा? तब ये एटम जो कि पहले न्यूट्रल हुआ करता था, अब क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है तो उसके ऊपर नेट चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और खुद पॉजिटिव हुआ है तो बाहर क्या निकल गया? एक इलेक्ट्रॉन। मतलब यहां पे एटम जो एयर के एटम है उसका क्या हो गया? आयनाइजेशन। नाउ ऐसा एक एटम के साथ नहीं, आजू बाजू में जितने भी एटम है सबके साथ हो रहा होगा। तो इस वजह से एक सर्टन लिमिट के बाद जब आप चार्जेस को और स्टोर करना चाहोगे तो क्या होगा? उसकी वजह से सराउंडिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा जब यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो चुकी होगी कि आजू बाजू के एटम का आयनाइजेशन हो जाएगा और हम बोलेंगे उस वक्त एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होने का मतलब क्या? कि अब जो एयर पहले इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रही थी, नाउ इट विल बिहेव लाइक अ कंडक्टर। और अब क्योंकि वो कंडक्टर की तरह बिहेव कर रही है तो जो ये पॉजिटिव चार्ज को पहले जबरदस्ती बैठना पड़ रहा था इस कंडक्टर के ऊपर, अब ये बैठेगा नहीं, ये बाहर चला जाएगा। तो आप चाहोगे भी कि मैं और चार्जेस स्टोर करवा दूं, आप नहीं करवा पाओगे, क्योंकि आजू बाजू की एटम एयर अब आयनाइज हो चुकी है, मतलब कंडक्टर की तरह बिहेव करेगी। और ये एक्स्ट्रा चार्ज जो आप इस पे डालना चाहोगे, अब वो एक्स्ट्रा चार्ज इस पे बैठेगा नहीं, वो सराउंडिंग में चला जाएगा। और इसी को बोलते हैं हम लिमिट ऑफ चार्जिंग। मतलब आप एक कंडक्टर को कितना भी चार्ज नहीं दे सकते हो, उसकी एक लिमिट होती है। तो जो 2 पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे आपके साथ, वो अब आपको यहां से थोड़ा बहुत क्लैरिटी देगा कि क्यों ये लाइटनिंग गिरती है ग्राउंड पर। बिकॉज उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड बादलों में इतनी स्ट्रांग हो चुकी होती है कि उसकी वजह से आजू बाजू की एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो चुका होता है। और एक बार अगर एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया तो उसके बाद एयर इंसुलेटर की तरह बिहेव ना करके किसकी तरह बिहेव करने लगती है? कंडक्टर की तरह। और कंडक्टर चार्जेस को अपने में से फ्लो होने देता है, इस वजह से ही वो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक चार्जेस वहां से ट्रैवल करके अर्थ पे आते हैं और हमारी दुनिया हिला देते हैं। दूसरा पॉइंट कि एक कंडक्टर की जो औकात थी चार्जेस को स्टोर करने की, वो भी इनफाइनाइट नहीं है। जैसे जैसे आप इस कंडक्टर को चार्जेस दोगे, इसके आजू बाजू की सराउंडिंग एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, और एक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऐसा मिलेगा जिसका वैल्यू 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर होता है। मतलब ये वो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है जिससे एयर का क्या हो जाता है? डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। उसके बाद आपकी एयर इंसुलेटर की तरह बिहेव ना करके कंडक्टर की तरह बिहेव करना
स्टार्ट कर देती है, और जो चार्जेस पहले जबरदस्ती कंडक्टर पे आपने बैठा रखे थे अब वो इधर बैठना पसंद नहीं करते, वो पॉप आउट होके बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप एक कंडक्टर को कितना भी चार्ज नहीं कर सकते हो या चार्ज स्टोर मतलब दे नहीं सकते हो, उसकी एक लिमिट होती है। क्लियर है? ऑलराइट ना, अब चलो थोड़ा इसे मैथमेटिकली समझते हैं। जैसे जैसे आप एक कंडक्टर के ऊपर चार्जेस बढ़ाओगे तो वी नो दैट कि पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज का फॉर्मूला होता है केसी क्यू बाय आर। तो जैसे जैसे चार्जेस का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे कौन बढ़ेगा? पोटेंशियल। और जब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो यहां पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा, उस कांस्टेंट को बोला जाता है कैपेसिटेंस। तो यहां से अगर मैं C को सब्जेक्ट बनाऊं तो C क्या होगा? Q बाय V। अभी कैपेसिटेंस को डिफाइन करने के दो तरीके होते हैं, एक इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन हम कह सकते हैं और दूसरा उसका कंसेप्चुअल बोल सकते हैं। अगर मैं कंसेप्चुअली बोलूं कि कैपेसिटेंस क्या होता है तो इट इज द एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू होल्ड या स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस। हर कंडक्टर की अपनी खुद की एक एबिलिटी होती है चार्जेस को स्टोर करने की। अब वो कंडक्टर टू कंडक्टर वेरी करती है कि कोई कंडक्टर ज्यादा चार्जेस स्टोर करवा पाता है, कोई कंडक्टर कम चार्जेस स्टोर करवा पाता है। वो किस पे डिपेंड करेगा उसकी भी हम बात करेंगे थोड़ी देर में। बट हर एक कंडक्टर की एबिलिटी जो उसे चार्ज स्टोर या होल्ड करने में हेल्प करती है वही उस कंडक्टर का क्या कहलाता है? कैपेसिटेंस। अब अगर मैथमेटिकली इसको डिफाइन करना हो तो C का फॉर्मूला होता है Q बाय V। तो अगर मैं चार्ज पोटेंशियल का वैल्यू कर दूं 1 वोल्ट तो उस केस में C जो होगा वो Q के बराबर हो जाएगा। यस, तो इसको यहां से अगर हम डिफाइन करें तो हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे। द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड बाय कंडक्टर टू इंक्रीज इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। अगर एक कंडक्टर के पोटेंशियल को मुझे 1 वोल्ट से इंक्रीज करना है तो जो चार्ज मुझे उसे देना पड़ेगा वही चार्ज उस कंडक्टर का क्या कहलाएगा? कैपेसिटेंस। अब समझते हैं कि इस कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट क्या होगा। तो अगर मैं कैपेसिटेंस के फॉर्मूले से एसआई यूनिट निकालना चाहूं तो C इज इक्वल टू क्यू बाय वी होता है। Q इज चार्ज तो उसका एसआई यूनिट हो गया कूलम, एंड V इज पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस तो उसका ऐसा यूनिट हो गया वोल्ट, कूलम पर वोल्ट। बट जनरली ये कहीं भी आपको दिखेगा नहीं, इसका जो यूनिट हो एक्चुअल दिखेगा आपको वो होगा फैरेड, जो कि माइकल फैराडे के ऊपर से आया हुआ है। अब अगर मुझे इस फैरेड को डिफाइन करना हो, इसकी यूनिट को डिफाइन करना हो तो वो कैसे करें? तो इसके लिए आप ये वाला पार्ट देखो कि अगर मैं यहां पर चार्ज का वैल्यू कर दूं 1 कूलम, पोटेंशियल का वैल्यू कर दूं 1 वोल्ट, तो जो कैपेसिटेंस मुझे मिलेगा वो होगा 1 फैरेड। तो व्हाट इज 1 फैरेड? 1 फैरेड कैपेसिटेंस बिलोंग्स टू दैट कंडक्टर विच नीड्स 1 कूलम चार्ज टू इंक्रीज इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 फैरेड। बट एक्चुअली ये 1 फैरेड बहुत बड़ा यूनिट होता है कैपेसिटेंस का। आपको लगेगा सर 1 तो है, 1 को क्यों बड़ा बोल रहे हो? तो मैं आपको वो प्रूव करके दिखाता हूं कि क्यों ये बहुत बड़ा यूनिट माना जाता है 1 फैरेड कैपेसिटेंस का, और प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए इसके जो प्रैक्टिकल यूनिट्स होते हैं वो मिली फैरेड, पीको फैरेड या माइक्रो फैरेड, ये इसके प्रैक्टिकल यूनिट्स होते हैं। मिली मतलब 10 रेज़ टू द पावर -3, पीको मतलब 10 रेज़ टू द पावर -12 और माइक्रो मतलब 10 रेज़ टू द पावर -6। बट अभी भी वो बात समझ नहीं आई कि क्यों 1 फैरेड बहुत बड़ा यूनिट माना जाता है कैपेसिटर का, कैपेसिटेंस का। सो उसको समझने के लिए समझो कि अगर यहां पर मैं कंडक्टर कंसिडर करूं जिस कंडक्टर के ऊपर बहुत सारे मैंने लेट से पॉजिटिव चार्जेस मान लिए हैं, तो इस कंडक्टर का पोटेंशियल, अच्छा इस कंडक्टर का जो रेडियस मैंने कंसिडर किया है वो R है, तो इसका पोटेंशियल सरफेस पे कितना होगा? तो हम बोलेंगे KC Q बाय R। अब अगर इस कंडक्टर का मुझे कैपेसिटेंस निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो C इज इक्वल टू Q बाय V। ये अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कैपेसिटेंस का।
अगर Q की जगह एज इट इज Q लिख दूं और V की जगह क्या लिख सकता हूं, KC Q बाय R, तो Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा और ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, R बाय KC। अब आपको सबको पता है कि KC का खुद का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम 9 इंटू 10⁹9 लिखा करते थे। तो अगर मैं यहां से C का वैल्यू लेके आता तो वो क्या आता, R डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि ऊपर जाके क्या बन जाता, R 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे कैपेसिटेंस कितना चाहिए, 1 फैरेड। तो अगर मैं यहां से R को सब्जेक्ट बनाता तो R इज इक्वल टू क्या होता, C डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ कैपेसिटेंस 1 फैरेड मैंने कर दिया और यहां पे बाकी क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका पूरा वैल्यू क्या होता है, 9 इंटू 10⁹9। मतलब अगर आपको अपने कंडक्टर का कैपेसिटेंस 1 फैरेड करना है तो उसके लिए कितना बड़ा कंडक्टर कितने बड़े रेडियस का कंडक्टर लेना पड़ेगा, 9 इंटू 10⁹9 मीटर का, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1500 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ। पॉसिबल है? नो, इनसेन रेडियस है। इस वजह से 1 फैरेड का कैपेसिटेंस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आपको किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस 1 फैरेड चाहिए तो उसके लिए आपको इतने बड़े रेडियस का कंडक्टर डिजाइन करना पड़ेगा, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। नाउ अब बात आती है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, कि किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता होगा। तो फॉर्मूले पे चलते हैं। फॉर्मूला कहता है C का वैल्यू होता है Q बाय V। तो अगर मैं चार्ज को बढ़ा दूं तो कैपेसिटेंस बढ़ सकता है, यस। अगर मैं पोटेंशियल को बढ़ा दूं तो कैपेसिटेंस कम हो सकता है, इधर बढ़ रहा है इधर कम हो सकता है, यस, फॉर्मूला तो कहता है। बट द रियल आंसर इज नो। ये भी एक मिसगाइडिंग फॉर्मूला है जो आपको बताता है कि Q को बढ़ाओ C बढ़ जाएगा, पर आप देखो तो सही, इसे मैंने डिराइव कैसे किया था कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो अगर Q बढ़ाओगे तो V तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो ये रेशियो हमेशा सेम रहने वाला है। मतलब कैपेसिटेंस जो होता है वो ना Q पर डिपेंड करता है किसी कंडक्टर के, ना V पर डिपेंड करता है। तो फिर क्वेश्चन आता है डिपेंड करता किस पे है। तो ये डिपेंड करता है फर्स्ट साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर, कि आपके कंडक्टर का साइज और शेप कैसा होगा उस पे डिपेंड करेगा। सेकंड, परमिटिविटी ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, आपका कंडक्टर किस मीडियम में रखा हुआ है ये उस पर भी डिपेंड करेगा। और इसी के डेरिवेशन आप आगे के वीडियोस में देखने वाले हो, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखना कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो इस फॉर्मूले के झांसे में मत आ जाना। ये कहेगा कि फॉर्मूले में QV आ रहा है तो मतलब इन दोनों पे डिपेंड करता होगा, पर एक्चुअली नहीं करता है। 11th स्टैंडर्ड में भी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो यहां से आपको लगता था कि अगर स्पीड को हमको चेंज करवाना है तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी चेंज करवा दो, स्पीड चेंज हो जाएगी। बट एक्चुअली जब आप वेवलेंथ को बढ़ाते हो तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो ये प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। तो स्पीड भी एक वेव की उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं किया करती थी। अगर एक और फॉर्मूला बताओ तो याद हो तो R इज इक्वल टू V बाय आई हुआ करता था, कि वोल्टेज बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, करंट कम करोगे तो भी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। बट ऐसा होता था? नो, क्योंकि डिराइव कैसे होता था ये फॉर्मूला, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I करके। तो वोल्टेज बढ़ाते थे तो करंट तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता था। तो उस वक्त हम बोलते थे जो रेजिस्टेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, रो L बाय A पर। तो ये कुछ ऐसे मिसगाइडिंग फॉर्मूलाज है जो आपको ये गाइड करेंगे
कि ये क्वांटिटी इन पे डिपेंड करती है, बट एक्चुअली इन पे डिपेंड नहीं करती है। और इसी के लिए हम 3 टाइप के डेरिवेशन डिराइव करेंगे। एक कैपेसिटर के अलग अलग कैपेसिटेंस के। अब बात आती है कि सर ये कैपेसिटर क्या होता है, इसकी तो बात ही नहीं की आपने। तो कैपेसिटर इज नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ 2 कंडक्टर्स which are separated by small distance, let's say d. So एक कंडक्टर ऐसा, एक कंडक्टर ऐसा, इस टाइप के 2 कंडक्टर जिसको हमने d डिस्टेंस से सेपरेट किया होता है, इसी टाइप के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कैपेसिटर। मतलब कैपेसिटर कुछ और नहीं, एक कंडक्टर का कॉम्बिनेशन ही है। ऐसे एक कंडक्टर ये, एक कंडक्टर ये। अब इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, उसी का हमें डेरिवेशन करना है। बट यहां पर इंसुलेटर्स, जिन्हें हम डाइलेक्ट्रिक्स भी बोलते हैं, एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक्स को हम इंसुलेटर बोलते हैं, इनकी अहमियत बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहां पर। अब आपको लगेगा आज तक आपने इंसुलेटर को बुरी नजरों से देखा है, कंडक्टर के लिए हमारी रिस्पेक्ट थोड़ी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इंसुलेटर। अब जैसे मैं इस कंडक्टर के अरेंजमेंट पर जब चार्जेस बैटरी के थ्रू स्टोर करवाऊंगा तो इनिशियली चार्जेस स्टोर होंगे तो इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस भी बढ़ रहा होगा। बट एक वक्त आएगा जब इस कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि ये आजू बाजू की एयर का क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। उसके बाद अगर मैं चाहूं भी तो चार्जेस को स्टोर नहीं करवा पाऊंगा, मतलब मेरी चार्जिंग की लिमिट आ जाएगी। बट अगर मुझे उसके बावजूद यहां पर और चार्जेस को स्टोर करवाना है तो हमें कौन हेल्प करते हैं, इंसुलेटर। अब आपको लगेगा सर ऐसे कैसे, तो समझो कैसे। सपोज करो कि ये आपका कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर के बीच में अगर मैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दूं, डाइलेक्ट्रिक इज नथिंग बट इंसुलेटर, एक मटेरियल रख दूं, तो इधर क्या होगा, पहले तो इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस है, तो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे बनी हुई है, लेट्स से E0। बट ड्यू टू पोलराइजेशन इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सभी पॉजिटिव चार्जेस इधर इकट्ठे हो जाएंगे और नेगेटिव इस तरफ। मतलब इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी EP। तो व्हाट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर बिटवीन द प्लेट्स ऑफ 2 कैपेसिटर, तो हम बोलेंगे E इज इक्वल टू E0 माइनस EP। अब आप देख सकते हो पहले यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लेट से 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर हो गया और उसके बाद क्या हुआ, एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया। बट जैसे ही, और मैं उस ज्यादा चार्जेस स्टोर नहीं करवा पाया, बट जैसे ही मैंने इसी सेम कंडीशन में एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को इंट्रोड्यूस किया तो क्योंकि अब उसकी वजह से एक पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आई, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इतनी थी अब रिड्यूस होके कितनी हो गई होगी, -EP। मतलब अभी भी यहां पर जो फील्ड प्रेजेंट है वो एयर के डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कर देने वाली फील्ड नहीं है। मतलब अभी मैं इसके ऊपर और चार्जेस स्टोर करवा सकता हूं और कुछ चार्जेस स्टोर करवाने के बाद ये डिफरेंस यहां पर पहुंचेगा। मतलब जब मैंने इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को दोनों प्लेट्स के बीच में डाला तो मैं इन कैपेसिटर के ऊपर ज्यादा चार्जेस स्टोर करवा पाया एज कंपेयर टू दिस सिचुएशन। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंसुलेटर नहीं होता तो मैं चार्जेस कम स्टोर करवा पाता, बट जैसे ही मैंने इंसुलेटर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एंट्री दी वैसे ही इसने प्लेट्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड को इतने अमाउंट से रिड्यूस कर दिया और मुझे परमिशन दी कि आप और चार्जेस स्टोर करवाओ। फिर धीरे 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 ये वैल्यू बढ़ते जाएगी और कुछ चार्जेस स्टोर करवाने के बाद ये वैल्यू यहां तक पहुंचेगी और फिर हम बोलेंगे कि अब यहां पे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा और इससे ज्यादा चार्जेस हम स्टोर नहीं करवा पाएंगे। सो इन सभी सिनेरियो के अंदर कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा अगर दोनों प्लेट्स के बीच में एयर हो, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो, इसके ही डेरिवेशन अब आप आगे के वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।